मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद नई सरकार के लिए चुनाव है और राजनीतिक दलों में खींचतान मची है। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस में आने के लिए कतार में खड़े हैं। कमलनाथ इसके साथ ये भी कह गए कि विधायकों की कोई कीमत नहीं कि वे आए या जाएं। सुबह से कम 300 लोगों से मिला हूँ। आज बीजेपी के भी कुछ नेता मुझे मिले। मैंने कहा मैं ओपनली मिलूंगा जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। मुझे बहुत से वरिष्ठ बीजेपी के लोग, देखिए विधायकों की कोई कीमत नहीं है कि वो आए जाएं। हाँ, ये बात की ये विधायक है, ये ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या करूँगा? जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उसको परेशानी नहीं है मिलने में, वो छिप के नहीं मिलना चाहता। और बीजेपी विधायकों का क्या हाल है, बीजेपी का खुद का सर्वे देख लीजिए। कमलनाथ के इस बयान को बीजेपी हवा हवाई और उनका अहंकार बताने में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे जनता के चुने प्रतिनिधियों का अपमान बताया है, तो बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट में लिखा, कमलनाथ की नजर में आज भी विधायकों की कोई कीमत नहीं। वे विधायकों को जनता और जमीन से जुड़ा नहीं मानते हैं। इसी सोच के कारण इतनी बड़ी संख्या में विधायकों ने साथ छोड़ा, सरकार जमीन पर ला दी। विधायकों को ये सोच व विचार याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है। कोई सामान्य ऐसा वैसा कार्यकर्ता नहीं है जिसके बारे में आपको सपना आ रहा है। सपना आ रहा है तो अच्छी बात। शायद वो भूल गए ये भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में अगर कोई ताकत है तो वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, विधायक और सांसद हो। भारत के लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके भेजती है उसी की कीमत होती है। कमलनाथ जी, आप मदमस्त हैं, पैसे के घमंड में चूर हो गए हैं, इसलिए आपको जो व्यक्ति चुन करके आता है वही सबसे बड़ा लोकतंत्र का आधार होता है। आप भूल गए। तो कमलनाथ जी का एक घमंड और गुरूर है, वो विधायकों को कुछ नहीं समझता। खैर, बीजेपी कमलनाथ के बयान को भले ही अहंकार बताए, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस बीजेपी में सेंधमारी तो शुरू हो चुकी है। इसी महीने सिंधिया के प्रभाव वाले अशोकनगर के बीजेपी नेता यादवेंद्र सिंह यादव और बड़वानी के पूर्व सांसद मकन सिंह सोलंकी जैसे नेताओं को पार्टी में लाकर कांग्रेस ने ये संकेत दे दिए हैं कि जनाधार वाले जिन नेताओं का बीजेपी में मन नहीं लग रहा, उनके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। हालांकि देखने लायक ये है कि कहीं कांग्रेस किस ट्रेलर के बीच बीजेपी फिल्म ही जारी न कर दे, क्योंकि बीजेपी के नेता गाहे बगाहे दावे करते हैं कि वो जब चाहें तब कांग्रेस के कई विधायकों को अपने पाले में ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दावों में कितना दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। कमलनाथ के दावों में कितना दम। क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी में मची है भगदड़? भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी क्या भुना पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस के ट्रेलर के बाद कहीं भारतीय जनता पार्टी रिलीज न कर दे पूरी फिल्म। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है और इस चुनावी माहौल को हवा दे रहे हैं दोनों राजनीतिक दलों के दिग्गजों के बयान। कमलनाथ जी ने एक बयान दिया और कहा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो जनाधार वाले नेता को पसंद करेंगे बजाय किसी विधायक को तवज्जो देने के। वो विधायक को कोई तवज्जो देते नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात पर तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में MLA जो है, विधायक हैं, वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं और अगर ये उनको तवज्जो नहीं देते हैं तो ये स्पष्ट है कि कमलनाथ जी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। और वही कारण रहा कि उन्होंने विधायकों को तवज्जो नहीं दी और चलो चलो कहते हुए
तमाम सारे विधायकों को कांग्रेस से चलता कर दिया, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होकर 2023 में कांग्रेस के विरुद्ध ही ताल ठोक रहे हैं। तो इसी पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं गोविंद मालू जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पवन पटेल साहब, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं। गोविंद जी, कमलनाथ जी ने कहा है विधायकों की कोई वैल्यू नहीं है, आए जाए फर्क नहीं पड़ता, जनाधार वाला नेता चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जब जनाधार की परिभाषा उनके लिए ऐसी हो और विधायकों को कोई तवज्जो वो नहीं देते, तो अपनी पार्टी की स्थिति को बयान करते और वो लोकतंत्र में उनका कितना भरोसा है, पार्टी में तानाशाही में उनको कितना रसूख है, ये भी हम सब जानते हैं। इसीलिए पार्टी टूट गई। आगे भी क्या होगा मंजर ये अभी पता नहीं है, लेकिन जो अंदर ही अंदर कांग्रेस में कलह और घबराहट है, उसके सुर शायद उन तक नहीं पहुंचे और वो दूसरे के घर में जनाधार तो किसको कहते हैं? क्या जनाधार दिग्विजय सिंह जी का जनाधार है या और किसका जनाधार? तो पहले इसका परीक्षण करें। दिग्विजय सिंह जी जैसे इतना जनाधार को तवज्जो नहीं दी जा रही है, बड़ा आश्चर्य की बात है। उनको तो चेहरा बनाना चाहिए कांग्रेस को। तो जनाधार का परिभाषा कमलनाथ जी की अपनी हो सकती है, लेकिन जनता की नजर में जिसको एज मिलेगी, जिसको तवज्जो मिलेगी, जिसको प्यार स्नेह और उसको उनका जो कार्य पद्धति पर जिसकी मोहर लगेगी, वही जनाधार वाला नेता होता है। वह तो चुनाव के परीक्षण के समय ही मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ा? जब कांग्रेस से लोग छूट के गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, फिर उपचुनाव हुए। जिन क्षेत्रों में हमने कभी इतना बड़ा अंतर से चुनाव नहीं जीते, हम वहां जीते। तो जनाधार वाले नेता तो हमारे शिवराज जी हैं और हमारे पार्टी के जो जिन्होंने काम किया संगठन में, वो लोग हैं जो लगातार प्राणपण से जुटे रहते हैं। तो संगठन और कार्यकर्ता की शक्ति पर हमको भरोसा है, तो उससे ही जनाधार निर्मित होता है। जनाधार कोई आसमान से नहीं टपकता, कोई किसी प्रयोगशाला में पैदा नहीं होता। जनाधार को जनता में जितनी हमारी रीच है, पहुंच है, और हम जितना उनके लिए करते हैं, और हम जो वचन देते हैं, हम जो संकल्प लेते हैं, उनको पूरा करते निभाते हैं, उस पर जनता अपनी मोहर लगाती। जनता बहुत बारीक नजर से, माइक्रो आईज और माइक्रो उससे अपनी शक्ति से वो देखती है, और इसलिए वो उस पर प्लस या माइनस करती है। इसका ये मोबाइल आ रहा है, जरा शांत कर लें उसको। जी जी, चलिए। भरी भावरों में कन्या प्यासी वाली बात है। खैर कोई नहीं, आजकल मोबाइल भी तो इतने आते हैं। वैसे मेरा निवेदन है आप सभी वरिष्ठ लोगों से, जरा पार्टी के लिए एक मोबाइल, एक सिम, एक अच्छा डेटा, इतना तो पार्टी के लिए कर ही सकते हैं। एक जन की पार्टी 125 साल पुरानी है और एक देश में अमृतकाल ला रही है। तो पूछ लेता हूँ पवन जी, विधायकों की कीमत नहीं है, आए या जाएं, तो फिर कीमत किसकी है ये बताओ। नहीं, देखिए, कमलनाथ जी ने ये नहीं बोला कि विधायकों की कोई कीमत नहीं। कमलनाथ जी ने बोला जनाधार वाले नेता अगर हमारे साथ आने के लिए तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ये बोला है विधायकों की कीमत भारतीय जनता पार्टी की नजरों में कोई नहीं है। जो ये आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मालू जी की प्रयोगशाला में नहीं होता, जनता की रीच में पहुंच होता है, माइक्रो लेवल पे होता है, वचन पत्र संकल्प, ये अपनी बातें खुद कर रहे हैं कि अगर इनका माइक्रो लेवल था, इनका वचन पत्र था, इनका संकल्प था, इनका जनाधार था, तो क्या वो जनाधार वाले नेता कांग्रेस चलाने के बाद जनाधार बनाए इन्होंने? मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो नेता थे वो जनाधार वाले नेता नहीं थे। ये खुद मालू जी अपने मुंह से अभी एक्सेप्ट किया उन्होंने कि उनके पास जनाधार वाले नेता नहीं थे, इसलिए कांग्रेस के जनाधार वाले नेताओं को बुला करके उन्होंने सरकार बनाई। ये अपने आप एक्सेप्ट किया उन्होंने। और माइक्रो लेवल पे अभी कमलनाथ जी के दो बड़े बड़े नेताओं को हमने कांग्रेस में शामिल कराया, जनाधार वाले जो थे, तो कमलनाथ जी के संपर्क में होंगे, इसलिए उन्होंने बोला है कि हमारे लिए कतार लगाए हुए खड़े हैं कांग्रेस में आने के लिए। और कतार लगाए क्यों ना खड़े, जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बतौलेबाजों की पार्टी है, बतौलेबाजी के अलावा ये काम पे नहीं बनेंगे। इनको विकास यात्रा क्यों नहीं, निकालनी लेकिन ये पड़ेगी? कतार कहाँ लगी है? अरे तो एक कतार में एकाध व्यक्ति की तो एंट्री कराओ,
इधर आप कतार की बात करते हो, उधर उधर पता चले पीछे पंडाल खाली हो जाता है आपका। किधर लगी ये कतार? हम भी तो उस कतार में देखें। नहीं वो अभी बस आ रहा हूँ सर, जरा पवन जी से पूछ लूं कि ये कतार का जरा एड्रेस ले लूं। हे प्रभु, ये कतार इस पृथ्वी मंडल पर कहाँ लगी है? हम भी तो जरा उसका अवलोकन कर लें। कमलनाथ जी ने बोला कि उनके संपर्क में है, हर आदमी संपर्क में आता है उनसे, दिन भर में इतने लोग मिलते हैं, भाजपा के लोग मिलते हैं, बताते हैं वो कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, हम यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, हम खुले मन से काम नहीं कर पा रहे हैं, हम जनता की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। बैकवर्ड के जितने लोग हैं वो बोलते हैं कि हम कुछ अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कर पा रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में तो किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस भी इनके विधायक सांसद अपने आप बोल दे बिना पार्टी की गाइडलाइन के कि हम इस वर्ग के भला के लिए करें, अगर ओबीसी तो आपको क्या लगता है, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब पार्टी गाइडलाइन की 12 बजा के बोलना है? नहीं, पार्टी की गाइडलाइन की 12 पार्टी की गाइडलाइन टांगो खूंटी। मैं ये बोल रहा हूँ, हम बोलते हैं कि हमारी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये तो फिर अब समझ, अब मुझे आया पवन जी, अब मुझे समझ में आया कि जीतू पटवारी जी ने क्यों कहा था वो कि पार्टी गई तेल लेने, तुम हमारा वोट देखो। क्योंकि देखो पार्टी तो ठीक है, उसकी गाइडलाइन गई तेल लेने, मूल बात ये थी। अभी आप पहले ही बोल दे, अगर ये मुझे आज अभिव्यक्ति की आजादी बात कर रहे हैं, आपके जैसा मुझे ऐसा ये स्टेटमेंट पहले मिल जाता तो मैं इतना तनाव नहीं लेता जीतू पटवारी जी की बात का। मेरा निवेदन, जीतू पटवारी जी किस सेंस से बोले ये उनकी बातें हैं, मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ मैं उसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि अब इनके यहाँ जो गाइडलाइन बनती है कि तुम यस नहीं बोल सकते हो, तुम नो नहीं बोल सकते हो, तुम अपने वर्ग का हित के लिए बात नहीं कर सकते हो, हम ओबीसी को सिर्फ छलना हमारा काम है, तो पूछ लेता हूँ, क्यों से निकाल देंगे, पूछ लेता हूँ, हम ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन कोई भी ओबीसी वर्ग का सांसद अगर बोला तो हम उसको निकाल देंगे। ये है इनके यहाँ। पूछ लेता हूं मैं कि ये यस नहीं कर सकते, नो नहीं कर सकते आपके यहाँ सिर्फ वेरी गुड कर सकते हैं। जो भी कहा मोदी जी ने, मतलब आप लोग यस नो कर नहीं पाते मालू जी, बस वेरी गुड करना है आपको। वंदे भारत वेरी गुड, काला धन वेरी गुड है। एक तो मैं ये बता दूं, वेरी गुड संगठन का एक अपना कार्य पद्धति, कांग्रेस को तो कार्य पद्धति नहीं, अराजकता उनकी कार्य पद्धति, हंगामा करना उनकी शैली है, गाली गलौज करना उनके अस्त्र शस्त्र आभूषण सब है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और उसमें कोई भी बात जो बाहर चली जाए ऐसा कभी नहीं। इनको पता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र कितना मजबूत है, कितनी बात अपनी अंदर बैठकर बैठकों में करते हैं लोग। लेकिन ये सब हम मीडिया का विषय कभी नहीं बनने देना। ये तो बाहर बोलते, अंदर कम बोलते हैं, बाहर ज्यादा बोलते हैं, और बाहर बोल के छप जाए सब दूर और पूरी। क्योंकि मालूम है सज्जन वर्मा जी जब सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि कॉकस से घिरे कमलनाथ, और ये पूरी अराजकता के समुद्र में डूब गया। उधर सिंधिया जी बोले कि सड़क पर उतर जाऊं, उतर जाओ, भाजपा की बात कर लीजिए। ये चाहते हैं कांग्रेस के। चलिए मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे थे कि जनाधार, यही मैं पहले कह रहा था कि आपको जनाधार की परिभाषा नहीं मालूम। आप कह रहे थे हमारे यहाँ के लोग ले गए, जनाधार वाले थे तो वो चुनाव जीत गए। ये आपके नेता बोले, ये इसलिए जीत गए भाई वो जनता से कमिटमेंट था उनका, वचन पत्र का। मेरी बात सुन लो शांति से। वो वचन भंग करा तो कांग्रेस की बात करते हैं। हम सज्जन वर्मा को जानते हैं, शिवराज जी के संकल्प को उन्होंने देखा, कमलनाथ जी के वचन का भंग होते हुए देखा, इनको आते हुए देखा, जनता ने सर पे उठा लिया। अब उसमें क्या करेगा? आप प्रतिक्रिया लेता हूँ। आप दोनों लोग पहले राउंड में पर्याप्त हो गया। जरा प्रतिक्रिया लेता हूँ पवन जी, पटेल साहब प्रतिक्रिया लेता हूं, मालू जी, पटेल जी प्रतिक्रिया लेता हूं। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ है। देवदत्त जी, मतलब कमलनाथ जी कई बार ये कह चुके हैं कि बहुत से लोग संपर्क में हैं, बहुत से लोग संपर्क में, हम संपर्कों को तवज्जो नहीं देते। तो भैया पारुल साहू को क्यों लड़ाया? ग्वालियर में जो इनकी अभी कैंडिडेट हैं महापौर की, तो ऐसे तमाम, गजराज सिंह सिकरवार जी के जो बेटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर ही कांग्रेस में शामिल हुए। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने तवज्जो दी नहीं। होता क्या है कि कतार में होते एक दो लोग हैं, कतार बताते हैं, और इधर ये लोग सोचते हैं कि कहीं कतार जा रही है, इसके पहले वो कतार तोड़ लाते हैं।
तो इसका नुकसान हो जाता है। मतलब कतार है तो फिर कतार वालों को ले आए साथ में, और अगर इससे परहेज है तो फिर पारुल साहू क्यों आई? आप देख लीजिए सुर्खी में लिया कि नहीं उन्हें, वो गजराज सिंह सिकरवार जी के बेटे को लिया कि नहीं ग्वालियर से, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया कि नहीं उन्हें। तो ये चीजें तो देखनी पड़ेंगी कि या तो पूरी परहेज करें पूरी तरह से। अब ये अलग बात है गुड़ खाएं गुलगुलों का परहेज करें, ये कैसे चलेगा? देखिए, राजनीति में जिस तरह से एक दिखावे का भी प्रचलन चला है, इसको मैनेजमेंट भी कहते हैं, तो ये इसका दृश्य देखने को मिल रहा है। दूसरी बात प्रोज जी, जो राजनीति में अब दल बदल में कोई संकोच नहीं बना। अब तो बेधड़क दल बदल, पहले बहुत संकोच हुआ करता था, बरसों लोग एक पार्टी में पूरी जिंदगी खपा दिया करते थे और वो उसी, चाहे टिकट मिले चाहे ना मिले, चाहे मंत्री बने चाहे ना बने, लेकिन वो पार्टी के नियमों सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे। लेकिन अब तो जहां दम वहां हम की जो प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में आई है, तो उसमें कोई भी दल बदल कर सकता है और इसका फायदा राजनीतिक दलों के नेता उठाते हैं। एक दल बदल करता है, वो कहते हैं कि हमारे पास तो 50 की लाइन है, जिससे कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव सामने वाली पार्टी पे पड़े। वो आक्रामक होने की बजाय अपनी पार्टी के विधायकों की गिनती करे, नेताओं की गिनती करे, उनकी सतर्कता बढ़ाए कि कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा। तो अब बड़ा गजब का माहौल हो गया है राजनीति में। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, 2018 के चुनाव में हमने देखा कि संजय शर्मा जो भाजपा से विधायक थे, वो कांग्रेस के टिकट पे लड़े। इनके भगवाधारी रामकृष्ण कुसमरिया, जो वर्षों तक भगवा वस्त्र पहन के सांसद, विधायक, केंद्र मंत्री, प्रदेश में मंत्री रहे, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ गए। तो अब कोई संकोच किसी में नहीं बचा। हो कांग्रेस के तो आपने देखे पूरे 22 के 22 है, जिसमें 6 कैबिनेट मंत्री व विधायक थे, एक झटके में चले गए, पूरी सरकार गिरा दी, वहां सरकार बन गई। तो अब जहां दम हो वहां की स्थिति है और इसका फायदा सब उठाएंगे। मीडिया वाले भी कहेंगे कि हमें मालूम है कौन दल बदल कर रहा है, और अपने अपने दल में ये वार्निंग भी करते हैं, आप दे रहे हैं टिकट, नहीं तो हमारे लिए सामने वाला भी मना रहा है और सामने वाले कह ही रहे हैं कि हमारे पास कतार है। तो ये 2023 का चुनाव होगा जो मध्य प्रदेश में बड़ा अभूतपूर्व होगा। देखिए, पूछ लेता हूं पवन जी, अगर आप ये कहते हैं कि आपको किसी भी दूसरे दल से आने वाले नेताओं में आपत्ति है, उनको स्वीकार करने में, और स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है, अगर स्वीकार भी करेंगे तो उनको तत्काल टिकट नहीं देंगे, पैराशूट लैंडिंग नहीं कराएंगे, तो पारुल साहू और सतीश सिकरवार, ये 2 उदाहरण आपके सामने। अब वो चोरी 2 की हो या 22 की, चोरी चोरी है। या तो पूरी तरह परहेज करो या फिर प्रवचन नहीं दो, दोनों ही बातें हैं। नहीं, देखिए, प्रवचन देने वाली और प्रवचन देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी प्रवचन नहीं देती। कांग्रेस पार्टी आम जनता, जो वहां के कार्यकर्ता, उनकी भावनाओं के अनुसार काम करती है। और कुछ सीटों में क्या करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ प्रवचन ना दो, वचन दो। मैं आपके वचन को ही कांग्रेस का वचन मान हमने बनाया ही है, वचन पत्र इसीलिए हमने बनाया है। प्रवचन पत्र तो इनके बनते हैं। अभी जो मालू जी बोल लेने जी, मालू जी, पवन पटेल जी को भी गुस्सा आ जाएगा तो फिर। अभी मालू जी ने बड़ी बड़ी बातें करी कि हम जो करते हैं, जो निभाते हैं, हम कहते हैं ये कौन सा निभाना है। 2 करोड़ रोजगार क्या इन्होंने निभाया? 100 दिन में काला धन आने की बात निभाई, किसानों की आय दुगनी करने की बात निभाई, जो बेरोजगार होता है उसको पकौड़े तलने की बात करते हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान बोले थे हम कमलनाथ जी को दफन कर देंगे। ये लैंग्वेज है आप जो बोलते हैं बड़ी साहब। तो मालू जी आज बात करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ये विधायकों के जो इधर का उधर तोड़म ताड़ी, इनकी काम करने का, जो पूरे इतिहास में देखा अभी तक इतनी बड़े लेवल पे आज तक कभी तोड़म ताड़ी नहीं हुई है। ये प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग जिस तरह से कर सकते हैं उस तरह करते हैं कि हम कतार की बात करेंगे, ये सही बात है, पूरी फिल्म दिखा देंगे। इनका कोई ये काम, क्योंकि इन्होंने काम तो किया है कुछ, जो पिछली बार वादे बड़ी गीगे हाँक करके आए थे, उन वादों पे बात कर ले कि क्या बात पूरी की। और हम कमलनाथ जी के 15 महीने बात करते हैं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 मिनट के बाद, राहुल गांधी 3 मिनट के बाद, कहीं सज्जन सिंह वर्मा, ये अपनी बात नहीं कर सकते। 2 मिनट से ज्यादा, तीसरा मिनट कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी बातों पे करके बताए तो हम कह सकते हैं वो 2 मिनट तक अपनी बात करेंगे। वही बड़े हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, और तीसरे मिनट में आ जाएंगे जीतू पटवारी पे, तीसरे मिनट में आ जाएंगे सज्जन सिंह वर्मा पे या राहुल गांधी पे। आप बात करिए अपनी कि मोदी जी ने जितने वादों पूरा क्यों, वादों को पूरा क्यों नहीं किया? क्यों आपने विधायक खरीद फरोख्त किए? आप अगर जनाधार का इतना सम्मान करते हैं तो आपके विधायक डिस्टर्ब हो जाता है, आराम सुनिए ना, अभी बोलने दूंगा आपको। उनको क्यों नहीं दिया टिकट आपने?
और इस बार देखिएगा जो आप 22-28 चुनाव हुए ना, उस बार आपको इस बार अच्छी मजा आने वाली है। जो आपके साथ जो खींचातानी चल रही है ना कि इसको दें कि इसको दें, इसको दें कि इसको दें, वो जो चल रही कसमकस आप जान रहे हैं, वही कसमकस वही हताशा शिवराज सिंह चौहान के बयान पे देखने को मिल रही है, जो अभी आपने देखा छिंदवाड़ा में जो उन्हें दिया बयान। जी जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मालू साहब अब बोलिए। देखिए, ये जो है, ये जो बहुत ही खींच कर जो बात कही नहीं, बहुत खींच कर उनका कहना ये है कि 2 मिनट बाद आप कांग्रेस पर आ जाते हो, आपके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है। ये इसका नहीं, कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस सामने विपक्षी दल कांग्रेस है, कांग्रेस का इतिहास है, बहुत ही काला इतिहास है, बहुत ही कलुषित इतिहास है, हम उसको जनता के बीच में रखेंगे। कैसा 10 साल का यूपीए, 10 साल का दिग्विजय सिंह का शासन, इंदिरा गांधी का शासन, देखिए क्या क्या कारनामे किए लोगों ने, ये किसी से छुपा है क्या? कितने बड़े बड़े घोटाले, कितने बड़े बड़े स्कैम, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार। कांग्रेस जब आती है तब भ्रष्टाचार करती है, जनता रोती है, कांग्रेस खुश होती है, जनता हंसती है तो कांग्रेस दुखी होती है। ये कांग्रेस का फलसफा है, कंट्रोल, कालाबाजारी, करप्शन, ये कांग्रेस के पेटेंट अपने अवतार है। तो इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना स्वरूप बदले, चोला बदले, जनता से जो विश्वासघात किया है उस पर पश्चाताप करे, माफी मांगे और उसके बाद जाए। अब ये बिना किसी वजह के मुद्दे उठाते, जनता उनको तवज्जो नहीं देती, फिर ये कहते हैं वो उठाना चाहिए प्रदेश के मुद्दे, चले जाते हैं केंद्र में बात करना होती है, चले जाते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और कहीं की बात करते हैं। कंट्रोल पटेल जी, इनके साथ इनकी हालत ये हो गई है, कंट्रोल पटेल जी, इनकी हालत ये हो गई अभी त्रिपुरा में। अरे तो भाई अब जो नहीं देख रहा है क्या उसके लिए बोले नहीं क्या? पिछली बार स्थिति थी उससे ज्यादा खराब हो गई। वो कह रहे हैं राम भरोसे राम भरोसे में डिबेट कर रहे हैं, खराब हो गई। ये बताओ, जो जाता है इनके साथ वो डूब जाता है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। नहीं, अब ये कह रहे हैं क्या साथ में गया? ये अब सुनो, अब पवन जी ने एक नया लॉजिक दिया कि जो डिबेट देख नहीं रहा है, पवन जी ने एक नया लॉजिक दिया कि जो डिबेट देख नहीं रहा है उस पर चर्चा क्यों करें? अब डिबेट देख रहा है कल्लू, तो कल्लू पे चर्चा करो भाई। अब ऐसा थोड़ी होगा। ये नया लॉजिक है। ये तो अभी तुम्हारी आपकी सरकार आ जाए तो आप तो एक काम करना, ये एक रूल डलवा देना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, दर्शकों की संख्या और दर्शकों की स्थिति के आधार पर ही कार्यक्रम में चर्चाएं की जाएंगी। तो भैया सब्जी भाजी वाला अगर देख रहा है तो हम भट्टे भाजी की चर्चा करेंगे, छोले टिकिया वाला देख रहा है छोले टिकिया की चर्चा करेंगे, खोमचे वाला देख रहा है खोमचे की चर्चा करेंगे। मैंने कहा ना, अरे नहीं नवीन जी मैंने ये बोला कि पूरी दुनिया देख रही है IND पे, सही बोली है, ये बोला हमने। अच्छा, इनको वैसे ही लोग चाहिए, कोई बात नहीं, पाले पीले सब वैसे ही कांग्रेस को। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त दुबे जी, अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी क्या है, अभी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी तो ये वाष्पीकरण हो रहा है बादों का और दाबों का, फिर होगी बरसात, कराना पड़ेगा। जी जी, फिर होगी बरसात। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि एक नए मिजाज के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति एक नए मिजाज के साथ रही है, इलाज हो जाएगा, हो गया हो गया देखिए धमकी दे रहे कि इलाज हो जाएगा, चैनल पे बोल रहे कि इलाज हो जाएगा। नहीं तो इलाज अगर कोई बीमारी है तो हो जाएगा, उन्होंने इलाज कराना पड़ेगा। जी जी हो गया। अरे अभी तो अपने अपने मुंह का इलाज करिए। अभी तो मेरी अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देवदत्त जी, पहली बार एक नए मिजाज के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति एक नए स्वाद के साथ इस बार चुनाव में बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में ऐसा कभी हुआ नहीं था, पिछली बार भी जो रिजल्ट आए वो भी मध्य प्रदेश में कभी नहीं आए थे। इस बार लेकिन अफरा तफरी का बहुत माहौल रहने वाला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नवीन जी, ये जो 2023 के चुनाव हैं बड़े अभूतपूर्व होंगे, क्योंकि दोनों ही दलों में लोग इस इंतजार में है कि हम टिकट काटें, जिनकी एंटी इनकम्बेंसी नए लोगों को टिकट दें, और जिनके टिकट काटना है वो संभावित दलों में अपनी संभावनाएं तलाश रहे। यहाँ तक कि विपक्षी दल तो 2 हैं, भाजपा कांग्रेस 2 प्रमुख दल हैं, लेकिन जो दावेदार हैं जिनको चुनाव लड़ना ही है वो आप बसपा में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं, जैस में संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो मुद्दों की और प्रत्याशियों की
गजब की टकराहट होने वाली है और ऐसा अभूतपूर्व चुनाव होगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में बड़ा कसमकस होगा। आया राम गया राम की स्थिति इतनी तेज होगी, सुबह लिस्ट देखी कि हमारा नाम नहीं आया, कल दूसरी पार्टी की लिस्ट में उसका नाम आ सकता है। और आप तो जानते हैं जिस तरह से इन लोग बयान बदलते हैं, तो आप और हमको उनके इंटरव्यू करने में या सुनने में शर्म आने लगती है कि कल तक जिसको वो कलंक कहते हैं आज उसको शुभ लाभ कहने लगते हैं, और जिसको शुभ लाभ कहते हैं उसको आज कलंक बताने लगते हैं। एक दिन में दल बदला और किस तरह से बयान बदलते, किस तरह से दिल बदल जाते हैं। तो ये बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये चुनाव अभूतपूर्व होगा और इसमें जो आज माननीय है वो हो सकता है कल भूतपूर्व होगा। और मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय पे दल बदलने का बाजार गर्म है, तो बदलिए, दिल बदलिए, दल बदलिए, इसमें क्या शर्म है। जहां मौका मिले वहां चौका लगाइए। अब राजनीति का ये प्रचलित मापदंडों में शामिल हो गया। अब ये राजनीति का प्रचलित व्यवहार है, ये राजनीति का एक प्रचलित और स्वीकार्य व्यवहार अब बन गया है। तो अब इस पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती नहीं हैं और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन लोकलाज है कहाँ और अब नहीं है लोकलाज, तो उसके लिए कोई राजनीतिक अनुशासन, चुनावी अनुशासन अगर चुनाव आयोग बनाए तभी कुछ संभव है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, तो देखते रहिए IND 24। नमस्कार।